नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, हम पढ़ा रहे हैं प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कल पढ़ लिया था, कल की क्लास में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों किस प्रकार से है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्त और एचसीएफ यानी महत्तम समावर्त, दोनों को ज्ञात करना है। दोस्तों देखो कल की कक्षा में हमने अभाज्य गुणनखंड करना सीखा था। तो अभाज्य गुणनखंड यानी हम 12 को किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो देखो दोस्तों 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इस तरीके से हम इसके गुणनखंड करेंगे। अब हम 15 के गुणनखंड करते हैं। दोस्तों देखो 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, और 21 को लिखा जा सकता है दोस्तों 3 गुणा 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों। अब हम इसका निकालते हैं एचसीएफ यानी में से निकालेंगे। और में से निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो भी उभयनिष्ठ आता है उस उभयनिष्ठ को हम लिख लेते हैं। जो जो हमारा उभयनिष्ठ आता है, देखो दोस्तों 3 यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 को लिख लेते हैं। इस 3 के अलावा इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इसमें से क्या आ रही हो, कॉमन आ रही हो, इसलिए हम 3 को ही लिख लेते हैं। अब लिखेंगे दोस्तों एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्त है, इसको लैसे के नाम से भी जानते हैं हम। तो इसके लिए हम अधिकतम घात वालों को लेते हैं। तो देखो 2 ऊपर 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको 2 बार लिख लूंगा। 3 तीनों में 3 कॉमन है, इसको एक ही बार लिखेंगे जो तीनों में कॉमन आ रहा है। और 5 और 7 और रह गया दोस्तों। तो दोस्तों देखो इनको एक बार आप गुणा कर लो। देखो 7 5 35, 35 दिया 105, 105 दूना 210, 210 दूना 420। तो इसका एलसीएम आ गया दोस्तों 420। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये गुणनखंड कैसे किए हैं दोस्तों, कल हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से करना सीखा था। जिस तरीके से मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, जैसा कि हम आपको बताते हैं, हम आपको 0 से शुरुआत करते हैं। यहाँ से 2 का भाग दिया हमने 6 आया, 2 का भाग दिया 3 आया, और 3 का भाग दिया दोस्तों तो 1 आया। ऐसे ही हमने 15 का भाग दिया 15 में देखो 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का दिया 5 आ गया, 5 का दिया 1 बार आ गया, ये यहाँ से आया। इसी प्रकार से दोस्तों 21 में 2 का भाग नहीं जाता है, हमने 3 का दिया 7 बार, 7 का दिया 1 बार। इस तरीके से दोस्तों आप अभाज्य गुणनखंड करके लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा ही लिख सकते हैं। जिन जिनको सीधा करना नहीं आता है वो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करके इनके गुणनखंड लिखें और कॉमन लें एचसीएफ के लिए, और एलसीएम में अधिकतम घातों को लिख दें। इसी तरीके से दोस्तों देखो हम 17 को लिख सकते हैं। 17 बराबर 1 गुणा 17, एक तो सभी में ही आता है। 23 को लिख सकते हैं दोस्तों 1 गुणा 23। इसी तरीके से दोस्तों 29 को लिखा जा सकता है 1 गुणा 29। अब देखिए दोस्तों ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्या हैं, इनमें एक के अलावा और खुद इस संख्या के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब अभाज्य संख्याओं के सिर्फ कितने ही गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं दोस्तों। देखो एक तो स्वयं संख्या होती है और एक होता है। एचसीएफ के लिए तो दोस्तों आपको बताइए हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। देखो एक आपको सब में ही दिख रहा है तो एक आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम के लिए दोस्तों इन सभी का हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 17 गुणा 23 गुणा 29, इसका गुणा कर लो दोस्तों। 17 गुणा 23 गुणा 29, ये 23 है, 23 गुणा 29। अब देखो ये कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप कितने अच्छे से कैलकुलेशन कर पाते हैं। देखो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, जो भी आपको पढ़ा है वो आपको पहले कर लेना है। जैसे मुझे 23 का पढ़ा आता है, 23 का पढ़ा मैं 29 के साथ गुणा कर लेता हूँ। तो देखो 23 नंबर होते हैं 207, 207 का 7 का हासिल लगी 20, और 23 दूना 46, 46 और 20 हो गए 66। अब मेरे पास 17 बच रहा है, यानी कि 17 का गुणा करना है। तो देखो 17 7 होते हैं 119 को 9 को हासिल 11 हो गई। 17 से 102 और 11 113, तो 3 को हासिल 11, और 17 से 102 और 11 113, तो 113, यानी कि दोस्तों 11,339 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, लघुत्तम समावर्त आ जाएगा, लैसे आ जाएगा, इसको हम एलसीएम बोलते हैं दोस्तों। इसी तरीके से देखो 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 का कितना क्यूब 8 होता है।
इसलिए 9 को भी हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3। 25 को भी दोस्तों लिखा जा सकता है 5 गुणा 5। अब देखो इसमें कोई उभयनिष्ठ दिख रहा है क्या आपको, जो तीनों में आ रहा हो? नहीं है, लेकिन एक तो सब में आएगा ही। इसी तरीके से एलसीएम देखो, एलसीएम के लिए देखो तीनों को गुणा कर दो, यानी कि 8 गुणा 9 गुणा 25, इनका गुणा कर लो। देखो 25 नंबर होते हैं 225, गुणा 8 किया आपने, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 दूना 16 और 4 20 की 0 हासिल 2, और 8 दूना 16 और 2 18, 18 से आंसर आ गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के हमने पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कर लिए हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको उतार लें। अब हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसको उतार लें। चलिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है, यानी कि ये हमारी कोई दो संख्या हैं, इनका HCF यानी महत्तम समावर्तय हमको दे रखा है, और हमको इन दोनों संख्याओं का LCM निकालना है। किसकी सहायता से? सूत्र की सहायता से। तो देखो हम यहाँ पहले हल लिख लेते हैं। तो देखो दोस्तों कल हमारे पास एक सवाल भी आया था, और उसमें हमने लिखा भी था कि LCM इंटू HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि LCM इंटू HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी गुणा। तो दोस्तों देखो LCM और HCF को लिख लेते हैं। जो हमारे पास HCF 9 दे रखा है, तो HCF की जगह तो 9 लिख लेंगे। LCM नहीं है तो LCM की जगह LCM रहने देते हैं, इसकी जगह 9 लिख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 306 इंटू 657। ठीक है, देखो 9 यहाँ पे गुणा में है, और पक्षांतरण करेंगे यहाँ से हम किसका? 9 का। तो पक्षांतरण करने पर क्या होगा? LCM बराबर 306 इंटू 657। तो देखो यहाँ ये गुणा में है, और कोई भी गुणा में अगर इसको हम गुणाओं से इधर की साइड लेके जाएंगे तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9 का हम भाग दे देते हैं। देखो 9 में किसका, कौन सी संख्या में 9 का भाग जा रहा है? तो 9 तिया 27, इसमें चला जाएगा। 9 तिया 27, 3 बचे, और 9 चौका 36 चला गया, और इधर 657। वो इसमें दोस्तों 34 का गुणा करना है, और 34 का गुणा करके इस संख्या में क्या है? मान निकालना है। तो करो दोस्तों 34 का गुणा। तो देखो मैं इधर की साइड कर लेता हूँ अलग से गुणा। 657 इंटू 34 बटे सच्चू का 28 को 2 को हासिल 2, और पंचू का 20 और 2 22 को 2 को हासिल 2, 6 का 24 और 2 26। इसी तरीके से 3 का कर लो। 7 या 21 को 1 को हासिल 2, 5 या 15 और 2 17 को 7 को हासिल 2, 6 या 18 और 2 20। इनको जोड़ लो। 8 3 13 को 3 को हासिल 1 3 और 2, 23,338 आ गया दोस्तों। तो 23,338 ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे हम लिख सकते हैं अतः, लिखा जा सकता है अतः LCM, फिर उनको लिख लेना दोनों संख्याओं को, 306 का कॉमा 657 का। इन दोनों का LCM कितना आ जाएगा? 23,338 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से समाप्त हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तो दोस्तों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। दोस्तों देखो इस सवाल को करने के लिए हमें 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो देखो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 6 2 गुणा 3, क्योंकि हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3, तो 6 को लिखा, 2 गुणा 3 ऊपर में n लगा दिया। अब यहाँ पे एक लाइन लिख रही है कि यदि कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है, तो 0 पर समाप्त हो रही है तो वो जो 10 से भी विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि 10 के भाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि इकाई का अंक 0 हो तो उसमें 10 का पूरा पूरा भाग चला जाता है।
तो यानी कि इकाई का अंक जब 0 होगा तो उसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 0 पर समाप्त होनी चाहिए तो 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होगी तो 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 5। लेकिन हमारे पास 6 की पावर n है जिसके गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 3 है। तो हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो देख सकते हैं, बहुत ही सवाल है। इसी तरीके से कोई और सवाल भी आए तो आप उसको भी कर सकते हैं। अब आज गुणनखंड करना है, अगर मैच खा रहे तो ठीक है, नहीं खा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। दोस्तों देखो, जब हम संख्याओं के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा देखो, जो हमारी संख्याएं हैं, संख्याएं दोस्तों, संख्या हमारी दो तरीके की, कौन कौन सी, एक तो अभाज्य और एक दोस्तों भाज्य। अभाज्य संख्या मैंने कल भी बताई थी आपको, जिनमें एक का भाग जाए और स्वयं संख्या का भाग जाए, यानी कि कोई भी हमारी अभाज्य संख्या होगी उसके हमेशा दो गुणनखंड मिलेंगे, बस आप दो गुणनखंड, दो से तीसरा गुणनखंड नहीं हो सकता इसका अभाज्य संख्याओं का। लेकिन अगर भाज्य संख्याओं की बात करें तो देखो दोस्तों, भाज्य संख्या जो है इसके दो से अधिक भाजक होते हैं दोस्तों, दो से अधिक भाजक होंगे इसके, यानी इसमें एक का भी भाग जाएगा और कोई संख्या का भी भाग जाएगा, स्वयं संख्या का भी भाग जाएगा, यानी कि इसमें दो से अधिक भाजक देखने को मिलेंगे। और जहां भी आपको दो से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है तो हम कह देंगे कि ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो हमको यही पूछा गया है कि जो दोनों संख्याएं ये भाज्य संख्याएं क्यों है, इस चीज का हमको जवाब देना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, इसको ही देख लेते हैं पहले। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसको लिया दोस्तों मैंने। तो देखो दोस्तों, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। देखो, ये एक एक अलग पद है और एक अलग पद है, इसको जो इन पदों को जो अलग कर रहा है वो है प्लस। और दोस्तों, प्लस और माइनस ये अलग अलग पद में डिवाइड होते हैं, अलग अलग पद बोलते हैं उनको। लेकिन इसमें देखो, यहाँ गुणा हो रहा है तो ये एक ही पद है। तो अब देखो, इसमें से 13 कॉमन आ रहा है क्योंकि 13 इधर भी है और इधर भी है, तो 13 मैंने यहाँ से कॉमन लिया। यहाँ क्या बचा, 7 गुणा 11 और यहाँ गुणा 1 बचा 13 की जगह, तो प्लस यहाँ भी 1 बचा। ठीक है, इनको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। देखो 13, इनका गुणा किया मैंने, 11 सत्ते 77 और प्लस 77 प्लस 1, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 78। तो देखो, यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि ये 13 है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 13 गुणा 78। तो दोस्तों देखो, इस पूरी संख्या में एक का भी भाग जाएगा, यानी कि एक भी इसका गुणनखंड है, 13 भी इसका गुणनखंड है और 78 भी इसका गुणनखंड है। तो दोस्तों देखो, दो से अधिक इसके भाजक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दो से अधिक इसके गुणनखंड है या नहीं है। अब दो से ज्यादा इसके गुणनखंड है तो हम कह देंगे कि ये संख्या कैसी है, भाज्य है। हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः अतः इस संख्या के दो से अधिक दो से अधिक भाजक हैं, दो से अधिक भाजक हैं, या बोल सकते हैं या गुणनखंड है, या गुणनखंड है, गुणनखंड है ना। तो क्या है, इसलिए यह भाज्य है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। दोस्तों, हमारा जो टारगेट है वो है बिल्कुल सिंपल वे से पढ़ना। अब देखो दोस्तों, इसको भी करेंगे हम, इसको कर लो, चलो यहाँ पे इसको भी यहीं पे कर लेते हैं। देखो, इन दोनों में से ये तो एक अलग पद है और ये एक अलग पद है, तो इन दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा। 5 कॉमन लिया मैंने, यहाँ बचा 7 गुणा 6 गुणा, ये तो कॉमन आ गया, इसकी जगह 1 है, 4 बचा, 3 है, 2 है, गुणा में 1 है और प्लस में 5 जब कॉमन आ गया तो 1 है। इनका भी आप गुणा करके लिख दो। देखो, 5 7 42 और 42 गुणा कितना करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 और 6 चौका 24। तो इस तरीके से गुणा करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो कुछ अलग से करते हैं। देखो, इनका कर लेते हैं, 6 चौका 24
24 या 72, और 72 गुणा 14 कर लेंगे, 72 गुणा 14। तो देखो दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे 5 आ रहा है, 72 भी है, 14 भी है, 1 भी है, और स्वयं ये संख्या भी है। भाई इस पूरी संख्या में इसका स्वयं संख्या का भी तो भाग जाएगा। तो देखो कितने सारे इसके क्या है, भाजक आ गए। तो देखो इसी लाइन को आप इसमें यहाँ पे दोबारा टारगेट में लिख सकते हैं कि इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, अतः यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसको सेम टू सेम इसके नीचे लिख देंगे। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे मैंने टारगेट में लिया, एग्जाम्पल में लिया मैंने 9 को, तो 9 को लिखा जा सकता है, देखो गुणा 1 गुणा 3 गुणा 3 लिखा जा सकता है इसको। अब बोलो दोस्तों, देखो 1 का भी भाग जाता है 9 में, 3 का भी जाएगा और 9 का भी जा रहा है, यानी कि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। मैंने कल भी आपको बताया 9 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम पहले समझ लेते हैं। देखिए कोई मैदान है, कोई वृत्ताकार मैदान है, उसके चारों ओर सोनिया और रवि दोनों क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब वो प्रारंभिक स्थान से जहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो वो सवाल में पूछा है हमसे कि कितने समय बाद वे दोनों एक ही स्थान पर होंगे। तो इस सवाल को थोड़ा देखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा हल। तो देखो मैदान का मैदान का एक चक्कर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में एक चक्कर पूरा करने में सोनिया सोनिया को समय लगता है। सोनिया को समय लगता है, कितना लगता है बोलो, 18 मिनट। 18 मिनट। और इसी मैदान को पूरा करने में रवि को कितना टाइम लगता है, रवि को समय लगता है। रवि को समय लगता है, कितना लगता है बोलो, 12 मिनट। कितना मिनट, 12 मिनट। यानी कि रवि तो एक चक्कर पूरा कर रहा है कितने मिनट में, 12 मिनट में। और उसी मैदान का चक्कर सोनिया कितनी देर में कर रही है, 18 मिनट में। तो देखो अब वो है कि वे दोनों वे दोनों एक ही स्थान पर होंगे। तो इसका बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पता लगाने के लिए हम 18 तथा 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो संक्षिप्त विधि से मैं इसका लघुत्तम निकाल लेता हूँ। लघुत्तम 18, 12। देखो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 18 में दिया 9 बार गया, 12 में दिया 6 बार गया। अभी देखो 6 में 2 का भाग और जा सकता है, तो अभी जब तक 2 का भाग जाता रहेगा तब तक हम 2 का भाग देते रहेंगे। अब हमारी कोई भी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है, 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो कितने का देंगे, 3 का। 3 का भाग 9 में दिया 3 बार, इसमें दिया 1 बार। अभी 3 का भाग और जा रहा है, 1 बार, 1 बार। तो देखो इनके अभाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं। 2 गुणा देखो कितना दिया, 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो यह आ गया हमारा 36 मिनट। यानी कि 36 मिनट बाद सोनिया और रवि दोनों क्या होंगे भाई, एक जगह होंगे, यानी एक जगह मिल जाएंगे। इसका हम अतः में लिख सकते हैं, अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक ही स्थान पर होंगे। एक ही स्थान पर होंगे। तो दोनों दोस्तों इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं करना आपको। 12 और 18 का क्या कर देना है, लघुत्तम निकाल देना है, और लघुत्तम आप इस विधि से निकाल सकते हैं। सबका गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुई है। अब हम 1.12 पढ़ेंगे। तो
आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।